नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो दोस्तों। पिछले एपिसोड में हम एक चरवाहे के साथ मिस्र तक का सफ़र कर आए। एक ऐसे सफ़र में जिसने हमें सिखाया कि असली खजाना कभी कभी वहीं होता है जहां से हमने शुरुआत की थी। उम्मीद है द अल्केमिस्ट की वो कहानी अभी तक आपके दिल में कहीं जिंदा है। आज हम बात करेंगे एक बहुत अलग किस्म के खजाने की। वो खजाना जो हम सब चाहते हैं, जिसके बारे में हम सब सोचते हैं, लेकिन जिसके बारे में हमें किसी ने सही तरीके से समझाया नहीं। आज हम बात करेंगे पैसे की। लेकिन रुकिए, ये कोई बोरिंग इकोनॉमिक्स की क्लास नहीं है। आज की किताब है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, और ये किताब आपको ये नहीं बताती कि पैसा कैसे कमाएं। ये बताती है कि पैसे के बारे में हम इंसान कैसे सोचते हैं और वो सोच किस तरह हमारी ज़िंदगी बनाती या बिगाड़ती है। ज्ञान का डोज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपका होस्ट खुशहाल, और ये है हमारा एपिसोड नंबर 4। किताब का परिचय। द साइकोलॉजी ऑफ मनी लिखी है मॉर्गन हाउसेल ने। मॉर्गन हाउसेल एक मशहूर अमेरिकी लेखक और इन्वेस्टर हैं जो वॉल स्ट्रीट जर्नल और द मोटली फूल के लिए लिखते रहे हैं। ये किताब 2020 यानी 2020 में आई और बेहद कम वक्त में दुनिया भर में लाखों लोगों की पसंदीदा किताब बन गई। किताब की सबसे खास बात यह है कि इसमें कोई जटिल फॉर्मूले नहीं हैं, कोई शेयर मार्केट की टिप्स नहीं है। इसमें हैं 19 छोटे छोटे चैप्टर्स, हर एक में एक अलग विचार, एक अलग कहानी जो ये समझाती है कि पैसे के बारे में हम इंसान कैसे गलत सोचते हैं और सही सोच कैसे बनाएं। मॉर्गन हाउसेल खुद कहते हैं, फाइनेंशियल सक्सेस के लिए टेक्निकल नॉलेज से ज़्यादा ज़रूरी है सही बिहेवियर, यानी सही व्यवहार। और बिहेवियर पढ़ाई से नहीं, सोच से बदलता है। तो चलिए एक एक करके इस किताब के सबसे ज़रूरी विचारों को समझते हैं। चैप्टर 1, कोई पागल नहीं है, नो वन इज़ क्रेजी। किताब की शुरुआत एक बहुत दिलचस्प बात से होती है। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं, जो पैसे के बारे में आपका नज़रिया है वो पूरी तरह उस माहौल पर निर्भर करता है जिसमें आप बड़े हुए हैं। यानी एक ऐसा इंसान जो गरीबी में पला बड़ा है, वो पैसे को उस इंसान से बहुत अलग तरीके से देखेगा जो अमीर घर में पैदा हुआ। एक आसान उदाहरण, जो लोग 2008 की मंदी यानी रिसेशन में जवान हुए, उन्होंने शेयर बाजार में भरोसा करना छोड़ दिया। वहीं जो लोग 90s के दौर में जवान हुए, जब बाजार बूम कर रहा था, उन्हें लगा शेयर मार्केट में पैसा लगाना सबसे बड़ी समझदारी है। दोनों लोगों ने कोई गलत काम नहीं किया, बस उनकी अपनी ज़िंदगी की कहानी अलग थी। इसीलिए किताब कहती है, जब कोई आपसे अलग फाइनेंशियल डिसीजन लेता है तो उसे पागल मत समझिए। उनके अपने तजर्बे, उनकी अपनी कहानी उस फैसले के पीछे है। चैप्टर 2, भाग्य और जोखिम, लक एंड रिस्क। ये शायद पूरी किताब का सबसे ज़रूरी और सबसे कम सुनाई देने वाला सच है। मॉर्गन हाउसेल एक बेहद दिलचस्प कहानी बताते हैं। बिल गेट्स, दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक। हम सब सोचते हैं कि वो इसलिए कामयाब हुए क्योंकि वो जीनियस थे, उन्होंने मेहनत की। लेकिन एक और तथ्य जो हम नज़रअंदाज कर देते हैं, बिल गेट्स उन गिने चुने बच्चों में से एक थे जिन्हें 16 साल की उम्र में ही एक ऐसे स्कूल में जाने का मौका मिला जिसके पास कंप्यूटर था। उस ज़माने में पूरे अमेरिका में बहुत कम स्कूलों में कंप्यूटर थे। अगर बिल गेट्स किसी और स्कूल में होते तो शायद माइक्रोसॉफ्ट कभी नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं कि मेहनत मायने नहीं रखती, लेकिन इसका मतलब ये ज़रूर है कि लक यानी किस्मत और रिस्क, ये दोनों ज़िंदगी में उतनी ही बड़ी भूमिका निभाते हैं जितनी मेहनत और काबिलियत। इसीलिए किताब कहती है, जब कोई बहुत कामयाब हो तो उसकी तारीफ़ करते वक्त थोड़ा किस्मत का भी हिसाब लगाइए, और जब कोई नाकाम हो तो उसे पूरी तरह कोसने से पहले सोचिए, शायद उसके हालात उसके बस में नहीं थे। चैप्टर 3, कभी पर्याप्त नहीं, नेवर इनफ। अब बात करते हैं उस बीमारी की जो आज की दुनिया में सबसे ज़्यादा फैली हुई है, कभी पर्याप्त नहीं की बीमारी। मॉर्गन हाउसेल एक बहुत दुखद कहानी बताते हैं।
रजत गुप्ता एक बेहद सफल बिजनेसमैन, पूर्व सीईओ, गोल्डमैन सैक्स के बोर्ड मेंबर। उनके पास सैकड़ों मिलियन डॉलर थे, लेकिन वो बिलियनियर बनना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग की, यानी गलत तरीके से स्टॉक मार्केट से फ़ायदा उठाने की कोशिश की। नतीजा जेल और बर्बादी। सवाल ये है, किसी के पास सैकड़ों मिलियन डॉलर हों और फिर भी वो और चाहे, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पर्याप्त की कोई तय सीमा नहीं होती। जब आप 10 लाख तक पहुंचते हैं तो लगता है 1 करोड़ चाहिए। जब 1 करोड़ हो जाता है तो 10 करोड़ दिखने लगता है, और ये खेल कभी ख़त्म नहीं होता। किताब कहती है सबसे ज़रूरी स्किल ये है कि आप पर्याप्त की एक सीमा तय करें। वो सीमा जहां आप कह सके यही काफ़ी है, और इससे आगे मैं ऐसा कोई रिस्क नहीं लूँगा जो मुझे वो सब गवा दे जो मेरे पास है। अपनी मौजूदा खुशी को किसी काल्पनिक भविष्य की खुशी के लिए दांव पर मत लगाइए। चैप्टर 4, कंपाउंडिंग का जादू, द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। अब बात करते हैं एक ऐसे जादू की जिसे समझने के बाद आप पैसे को बिल्कुल अलग नज़रों से देखेंगे। वॉरेन बफेट शायद दुनिया के सबसे मशहूर इन्वेस्टर। उनकी नेटवर्थ है लगभग 8 से 10 बिलियन डॉलर। लेकिन एक चौंका देने वाला तथ्य, उनकी इस दौलत का लगभग 97% उन्हें 65 साल की उम्र के बाद मिला। यानी उनकी असली दौलत बुढ़ापे में बनी, जवानी में नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने 6 साल की उम्र में इन्वेस्टिंग शुरू की थी और दशकों तक कंपाउंडिंग को काम करने दिया। कंपाउंडिंग क्या है? सीधी भाषा में आपके पैसे पर जो फ़ायदा होता है उस फ़ायदे पर भी फ़ायदा होता है, और ये चक्र जितने लंबे समय तक चलता है उतना ही बड़ा नतीजा देता है। एक उदाहरण लीजिए, अगर आपने 10,000 रुपये लगाए और साल में 10% का रिटर्न मिला तो पहले साल में 1,000 रुपये मिले, लेकिन अगले साल वो 1,000 भी बढ़ेंगे, और इस तरह 30 साल बाद आपका 10,000 बन जाता है, लगभग 1,74,000। किताब कहती है अमीर बनने का राज बहुत ज़्यादा पैसा कमाना नहीं, बहुत लंबे समय तक लगातार बने रहना है। वक्त ही आपका सबसे बड़ा दोस्त है इन्वेस्टिंग में। चैप्टर 5, अमीर बनना बनाम अमीर रहना, गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग स्किल्स हैं और इसे समझना बहुत ज़रूरी है। अमीर बनने के लिए चाहिए रिस्क लेना, ऑप्टिमिस्टिक रहना, आगे बढ़ने की हिम्मत। लेकिन अमीर बने रहने के लिए चाहिए फियर यानी थोड़ा डर, फ्रुगैलिटी यानी सादगी, और सबसे ज़रूरी ये स्वीकार करना कि जो आज है वो कल नहीं भी रह सकता। मॉर्गन हाउसेल यहाँ जेसी लिवरमोर की कहानी सुनाते हैं। जेसी लिवरमोर 2000 के दशक के अमेरिका के सबसे बड़े स्टॉक ट्रेडर थे। उन्होंने 1929 के मार्केट क्रैश में 10 करोड़ डॉलर से ज़्यादा कमाए। उस ज़माने में ये रकम अकल्पनीय थी, लेकिन कुछ ही साल बाद उन्होंने ये सारा पैसा दोबारा मार्केट में लगाया और सब कुछ गंवा दिया। इस कहानी का सबक, अमीर बनने की काबिलियत और अमीर रहने की काबिलियत दोनों एक नहीं है। जो इंसान बड़े रिस्क लेकर अमीर बना, वही रिस्क लेने की आदत उसे फिर से गरीब कर सकती है। किताब कहती है सर्वाइवल यानी टिके रहना सबसे बड़ी फाइनेंशियल एबिलिटी है। अमीर बनने से ज़्यादा ज़रूरी है कंगाल ना होना। चैप्टर 6, टेल्स यानी दुर्लभ घटनाओं की ताकत, टेल्स यू विन। ये शायद पूरी किताब का सबसे हैरान करने वाला विचार है। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं फाइनेंस में, बिजनेस में और ज़िंदगी में ज़्यादातर नतीजे कुछ बहुत कम, बहुत दुर्लभ घटनाओं से तय होते हैं। इन्हें टेल इवेंट्स कहते हैं। एक उदाहरण, वेंचर कैपिटल फर्म्स यानी जो कंपनियां स्टार्टअप्स में पैसा लगाती है, वो जानती है कि उनके निवेश का लगभग 70 से 90% हिस्सा या तो डूब जाएगा या बहुत कम रिटर्न देगा, लेकिन वो फिर भी निवेश करती है क्योंकि उन्हें पता है कि बीच बीच में 1 to 3 ऐसे स्टार्टअप निकलेंगे जो इतना बड़ा रिटर्न देंगे कि बाकी सारे घाटे की भरपाई हो जाएगी और मुनाफा भी रहेगा। यही बात अमेज़न के बारे में भी सच है। जेफ बेजोस ने खुद कहा है, अमेज़न की आज की ज़्यादातर कमाई कुछ ही प्रोडक्ट से आती है, बाकी सैकड़ों प्रोडक्ट्स उतने सफल नहीं थे। तो इससे हमें क्या सीखना है?
ये कि सफलता का रास्ता हर बार सही होना नहीं है, बल्कि उन टेल इवेंट्स के लिए खुद को तैयार रखना है जो बहुत कम आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो सब बदल देते हैं। यानी लंबे समय तक खेल में बने रहिए, क्योंकि वो कुछ बड़े मौके कभी भी आ सकते हैं। चैप्टर 7, फ्रीडम यानी आज़ादी। किताब के इस हिस्से में मॉर्गन हाउसेल एक बहुत गहरी बात कहते हैं। वो कहते हैं, पैसे की सबसे बड़ी वैल्यू ये नहीं है कि आप उससे क्या खरीद सकते हैं। पैसे की सबसे बड़ी वैल्यू ये है कि वो आपको अपने वक्त पर कंट्रोल देता है। एक रिसर्च का हवाला देते हुए वो बताते हैं, इंसान की खुशी का सबसे बड़ा दुश्मन है वो काम जो वो नहीं करना चाहता उस वक्त जब वो नहीं करना चाहता। और पैसा आपको वो आज़ादी दे सकता है कि आप वो काम करें जो आप चाहते हैं, जब आप चाहते हैं, जिनके साथ आप चाहते हैं। आज की दुनिया में हम सब लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन के शिकार हो जाते हैं। यानी जैसे जैसे तनख्वाह बढ़ती है, खर्चे भी बढ़ते जाते हैं। नई गाड़ी, बड़ा घर, महंगे कपड़े। और इस चक्कर में हम कभी उस पॉइंट पर नहीं पहुंचते जहां हमारे पास असल आज़ादी हो। किताब कहती है, खुशी का फॉर्मूला आसान है। आपकी इनकम और आपके खर्चे का फ़र्क ही आपकी असल दौलत है। जितना ज़्यादा आप बचाएंगे उतना ज़्यादा आप अपने वक्त के मालिक होंगे। चैप्टर 8, मैन इन द कार पैराडॉक्स। ये एक बहुत मज़ेदार और बहुत सच्चा विचार है। मॉर्गन हाउसेल एक सवाल पूछते हैं, जब आप सड़क पर कोई बड़ी लग्जरी कार देखते हैं तो आप उसके ड्राइवर के बारे में क्या सोचते हैं? अक्सर हम सोचते हैं, वाह, ये बंदा कितना कूल होगा, कितना अमीर होगा, इसकी कितनी इज्जत होती होगी। लेकिन हाउसेल कहते हैं, असल में आप उस ड्राइवर के बारे में नहीं सोच रहे। आप सोच रहे हैं कि अगर वो गाड़ी मेरी होती तो लोग मुझे ऐसे देखते। और यही उस कार के मालिक के साथ भी हो रहा है। वो भी यही सोचकर वो गाड़ी खरीदता है कि लोग उसे इम्प्रेस होकर देखेंगे। लेकिन सड़क पर जो लोग गाड़ी देख रहे हैं वो गाड़ी को देख रहे हैं, मालिक को नहीं। यानी आप दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए पैसे खर्च करते हैं और दूसरे आपके पैसे से खरीदी हुई चीज़ पर ध्यान देते हैं, आप पर नहीं। इससे निकलने वाला सबक, अगर आप सच में इज्जत और खुशी चाहते हैं तो वो दिखावे की चीज़ों से नहीं मिलती, वो मिलती है असल रिश्तों से, असल काम से। चैप्टर 9, अमीरी वह है जो दिखाई नहीं देती। वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। इस चैप्टर में एक बहुत ज़रूरी फ़र्क समझाया गया है, रिच यानी अमीर दिखने और वेल्दी यानी असल में दौलतमंद होने में। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं, जो इंसान बड़ी गाड़ी चला रहा है, महंगे कपड़े पहन रहा है, बड़े रेस्टोरेंट में खाना खा रहा है, वो ज़रूरी नहीं कि अमीर हो सकता है उसने ये सब कर्ज लेकर किया हो। असल दौलत वो है जो दिखती नहीं, वो पैसा जो आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, वो बचत जो आपके पास है, वो आज़ादी जो आपको कल मिलेगी। लेकिन वो किसी को नज़र नहीं आती, इसलिए हम उसे इम्प्रेसिव नहीं मानते। हम सब उन लोगों को देखकर उनकी नकल करने की कोशिश करते हैं जो अमीर दिखते हैं, जबकि असल में हमें उन लोगों से सीखना चाहिए जो अमीर हैं, चाहे वो दिखते ना हो। किताब में एक बेहद दिलचस्प उदाहरण है रोनाल्ड रीड का। रोनाल्ड रीड एक छोटे से अमेरिकी शहर में पेट्रोल पंप पर काम करते थे और बाद में एक डिपार्टमेंट स्टोर में जैनिटर यानी सफाई करने वाले के तौर पर। उनकी तनख्वाह बहुत मामूली थी। वो पुरानी गाड़ी चलाते थे, साधारण कपड़े पहनते थे। जब 2014 में उनका निधन हुआ तो लोग हैरान रह गए। उन्होंने अपनी वसीयत में लगभग 60-70 करोड़ रुपए चैरिटी और अपने परिवार के लिए छोड़े थे। दशकों तक उन्होंने शेयर बाजार में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट किया, कभी दिखावा नहीं किया और कंपाउंडिंग ने बाकी काम कर दिया। रोनाल्ड रीड की कहानी ही इस पूरी किताब की सबसे बड़ी मिसाल है। चैप्टर 10, बचत करना बिना किसी वजह के, सेव मनी विदाउट एनी रीज़न। मॉर्गन हाउसेल एक बात कहते हैं जो सुनने में अजीब लगती है लेकिन बहुत गहरी है। बिना किसी खास वजह के पैसे बचाइए। आम तौर पर हम सोचते हैं, घर खरीदने के लिए बचाऊंगा, बच्चों की पढ़ाई के लिए बचाऊंगा, छुट्टियों के लिए बचाऊंगा
यानी बचत हमेशा किसी मकसद से जुड़ी होती है। लेकिन किताब कहती है ऐसी बचत करो जिसका कोई मकसद ना हो। वो बचत जो आपको आने वाले किसी अनजान खर्चे, किसी अनजान मौके, किसी अनजान मुश्किल के लिए तैयार रखे। क्योंकि ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई ये है, जो होने वाला है वो अक्सर वो नहीं होता जो आपने सोचा था। और जब आपके पास वो बिना मकसद वाली बचत होती है, तब आपके पास वो आज़ादी होती है जिसके बारे में हमने पिछले चैप्टर में बात की। वो आज़ादी जो आपको अपनी शर्तों पर ज़िंदगी जीने देती है। चैप्टर 11, लॉजिकल होने से बेहतर है समझदार होना। रीजनेबल इज़ बेटर देन रैशनल। ये चैप्टर उन सब लोगों के लिए है जो सोचते हैं कि इन्वेस्टिंग में हमेशा परफेक्ट लॉजिकल डिसीजन लेने चाहिए। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं इन्वेस्टिंग में परफेक्ट रैशनल होना इम्पॉर्टेंट नहीं, रीजनेबल यानी समझदार होना काफ़ी है। एक उदाहरण, अगर आप कोई स्टॉक खरीदते हैं जो आपकी पसंदीदा कंपनी का है, जिसके प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करते हैं, तो शायद वो परफेक्टली रैशनल इन्वेस्टमेंट ना हो। लेकिन क्योंकि आप उस कंपनी से जुड़ाव महसूस करते हैं, आप उस इन्वेस्टमेंट को लंबे समय तक होल्ड करेंगे, बाजार के उतार चढ़ाव में घबरा कर नहीं बेचेंगे। और लंबे समय तक होल्ड करना ही अक्सर सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है। यानी वो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी सबसे अच्छी है जिस पर आप टिके रह सके, चाहे वो परफेक्ट ना हो। चैप्टर 12, सरप्राइजेस। इस चैप्टर में मॉर्गन हाउसेल एक बेहद ज़रूरी बात कहते हैं। वो कहते हैं हर जनरेशन एक ऐसी घटना से गुजरती है जिसका कोई अंदाज़ा नहीं था। 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस, 2020 की महामारी, ये सब ब्लैक स्वान इवेंट्स थे। यानी ऐसी घटनाएं जो हिस्ट्री में पहले कभी नहीं हुई थी, जिनकी कोई भविष्यवाणी नहीं कर सका। और सबसे ज़रूरी बात, हमें ये मान लेना चाहिए कि भविष्य में भी ऐसी घटनाएं आएंगी जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए किसी भी फाइनेंशियल प्लान में मार्जिन ऑफ सेफ्टी यानी एक सेफ्टी बफर ज़रूर होनी चाहिए। किताब कहती है जो प्लान हर चीज़ परफेक्ट रहने पर निर्भर करता है वो सबसे कमज़ोर प्लान है। सबसे मजबूत प्लान वो है जो गलत होने पर भी टिका रहे। चैप्टर 13, रूम फॉर एरर। मॉर्गन हाउसेल इस चैप्टर में एक बहुत ज़रूरी बात कहते हैं जो ज़्यादातर फाइनेंशियल प्लानिंग की किताबें नज़रअंदाज कर देती हैं, और वो है रूम फॉर एरर यानी गलती की गुंजाइश। इसे आसान भाषा में समझिए। मान लीजिए आपने कैलकुलेट किया कि रिटायरमेंट के लिए आपको 1 करोड़ रुपए चाहिए और आपने अपना पूरा प्लान उसी हिसाब से बनाया। लेकिन क्या हो अगर बाजार उस साल गिर जाए जब आपको पैसे निकालने हों? क्या हो अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए? क्या हो अगर आपकी इनकम अचानक रुक जाए? परफेक्ट प्लान वो नहीं होता जो सब कुछ सही रहने पर काम करे। परफेक्ट प्लान वो होता है जो सब कुछ गलत होने पर भी टूटे नहीं। मॉर्गन हाउसेल खुद अपनी ज़िंदगी में इसे इस तरह अपनाते हैं। वो अपनी इनकम का एक हिस्सा हमेशा ऐसी जगह रखते हैं जहां वो किसी भी अनजान खर्चे के लिए तैयार रहें। उनका मानना है कि इन्वेस्टमेंट में जितना ज़रूरी है सही चुनाव करना, उतना ही ज़रूरी है गलत चुनाव के बाद भी खेल में बने रहना। किताब कहती है अपने हर बड़े फाइनेंशियल प्लान में कम से कम 1/3 बफर ज़रूर रखिए। वो बफर आपको उस वक्त बचाएगा जब ज़िंदगी आपकी उम्मीद के खिलाफ जाए, और ज़िंदगी हमेशा कभी न कभी उम्मीद के खिलाफ ज़रूर जाती है। चैप्टर 14, आप बदलेंगे, यू विल चेंज। ये चैप्टर उन सब लोगों के लिए है जो लंबे समय की फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं और फिर उस प्लान को कभी नहीं बदलते। मॉर्गन हाउसेल एक बेहद दिलचस्प और सच्ची बात कहते हैं। 10 साल पहले आप जो इंसान थे और आज आप जो इंसान हैं, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपकी प्राथमिकताएं बदल गई हैं, आपके सपने बदल गए हैं, आपकी ज़िंदगी बदल गई है। तो फिर आप ये क्यों मान लेते हैं कि अगले 10 या 20 साल में आप वैसे ही रहेंगे जैसे आज हैं? एक उदाहरण, 2 साल की उम्र में शायद आपने सोचा था कि आप डॉक्टर बनेंगे। 30 की उम्र में आप किसी स्टार्टअप में काम कर रहे हैं, और 40 की उम्र में शायद आप खुद का बिजनेस करना चाहते हैं। हर मोड़ पर आप बदले, आपकी ज़रूरतें बदली।
तो किताब कहती है बहुत लंबे और बहुत कठोर यानी रिजिड फाइनेंशियल प्लान मत बनाइए। एक फ्लेक्सिबल प्लान बनाइए जिसे आप वक्त के साथ बदल सकें। क्योंकि वो इंसान जो 2005 में रिटायरमेंट का प्लान बना रहा था, उसे क्या पता था कि 2008 में पूरी दुनिया की इकोनॉमी पलट जाएगी। और हाँ, किताब एक बेहद ज़रूरी बात कहती है, हम अक्सर अपने पुराने फैसलों से इसलिए चिपके रहते हैं क्योंकि हम ये मानना नहीं चाहते कि हम गलत थे, लेकिन ये सबसे बड़ी गलती है। अगर आपकी सोच बदल गई है तो अपना प्लान बदलने में झिझकिए मत। चैप्टर 15, मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। नथिंग इज़ फ्री। हर चीज़ की एक कीमत होती है, ये बात हम सब जानते हैं। लेकिन पैसे और इन्वेस्टिंग की दुनिया में ये बात एक अलग ही रूप लेती है। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं, शेयर बाजार से अच्छा रिटर्न पाने की एक कीमत होती है, और वो कीमत है उतार चढ़ाव, अनिश्चितता और कभी कभी बहुत बड़ा नुकसान देखना। ये वो एंट्री फी है जो आपको शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने के लिए चुकानी पड़ती है। लेकिन बहुत से लोग ये फीस चुकाना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि उन्हें अच्छा रिटर्न भी मिले और रिस्क भी ना हो। तो वो क्या करते हैं? बाजार गिरने पर घबरा कर सब बेच देते हैं और बाजार चढ़ने पर वापस खरीद लेते हैं। नतीजा, ना अच्छा रिटर्न, ना मानसिक शांति। किताब एक बेहद सटीक उदाहरण देती है। नेटफ्लिक्स का शेयर 2002 से 2020 के बीच लगभग 35,000% बढ़ा। लेकिन इस दौरान कम से कम 3 बार ऐसा हुआ जब नेटफ्लिक्स का शेयर अपनी पीक से 50 से 80% तक गिरा। जो इन्वेस्टर इन गिरावटों में घबराकर बेच गए, उन्होंने वो 35,000% का रिटर्न कभी नहीं पाया। किताब कहती है, इन्वेस्टिंग की कीमत को एक फीस की तरह देखिए, चोरी की तरह नहीं। जब बाजार गिरे और आपका पोर्टफोलियो लाल हो जाए तो ये सोचिए, मैं अपने भविष्य के रिटर्न की फीस चुका रहा हूँ। तब घबराहट थोड़ी कम होगी। चैप्टर 16, आप और मैं, यू एंड मी। ये चैप्टर समझाता है कि शेयर बाजार में लोग एक दूसरे के फैसलों को देखकर गलत फैसले क्यों लेते हैं। मॉर्गन हाउसेल एक बहुत ज़रूरी बात कहते हैं, हर इन्वेस्टर का टाइम होराइजन यानी समय सीमा अलग होती है। एक डे ट्रेडर जो रोज़ शेयर खरीदता और बेचता है, उसके लिए एक शेयर की सही कीमत वो है जो अगले 2-4 घंटे में बढ़े। लेकिन एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए उसी शेयर की सही कीमत वो है जो अगले 10 साल में बढ़े। दोनों एक ही शेयर को खरीद बेच रहे हैं, लेकिन उनके मकसद, उनके टाइम फ्रेम और उनकी सोच बिल्कुल अलग है। दिक्कत तब होती है जब एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर डे ट्रेडर्स के फैसलों को देखकर अपना प्लान बदल देता है, जैसे 2000 के दौर में टेक्नोलॉजी कंपनियों का बुलबुला। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ने देखा कि हर कोई टेक स्टॉक्स खरीद रहा है और वो भी खरीदने लगे, जबकि जो लोग खरीद रहे थे वो शॉर्ट टर्म में मुनाफा कमाने के लिए खरीद रहे थे। नतीजा, जब बुलबुला फूटा तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। किताब कहती है, अपना टाइम होराइजन पहचानिए और सिर्फ उसी हिसाब से फैसले लीजिए। दूसरे क्या कर रहे हैं ये देखकर अपना रास्ता मत बदलिए, क्योंकि जो उनके लिए सही है वो आपके लिए सही नहीं भी हो सकता। चैप्टर 17, बुरी खबरों का जाल, द सेडक्शन ऑफ पेसिमिज्म। ये चैप्टर बेहद दिलचस्प है क्योंकि ये एक ऐसी बात समझाता है जो हम सब महसूस करते हैं लेकिन कभी सोचते नहीं। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं, पेसिमिज्म यानी निराशावाद हमें ऑप्टिमिज्म यानी आशावाद से ज़्यादा स्मार्ट लगता है। जब कोई कहता है बाजार गिरेगा, सब बर्बाद होगा, आने वाला वक्त बुरा है, तो हम सोचते हैं कि ये इंसान बहुत समझदार और रियलिस्टिक है। लेकिन जब कोई कहता है सब अच्छा होगा, बाजार बढ़ेगा, तो हम सोचते हैं कि ये बहुत बोला है। लेकिन हिस्ट्री क्या कहती है? पिछले 200 साल में इंसान ने 2 वर्ल्ड वॉर देखे, कई महामारियां देखी, बड़े बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस देखे, और फिर भी दुनिया की इकोनॉमी बढ़ती रही, लोगों का जीवन स्तर बेहतर होता रहा और शेयर बाजार लंबे समय में ऊपर ही गया। पेसिमिज्म इसलिए आकर्षक लगता है क्योंकि बुरी खबरें तेजी से फैलती हैं और ध्यान खींचती हैं, लेकिन अच्छी खबरें धीरे धीरे आती हैं। जैसे हर साल थोड़ी थोड़ी तरक्की,
जो किसी को नज़र नहीं आती जब तक कि 10-20 साल बाद पीछे मुड़कर नहीं देखते। किताब कहती है लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करने के लिए एक ऑप्टिमिस्ट होना ज़रूरी है। निराशावादी सोच आपको कभी इन्वेस्टेड नहीं रहने देगी और आप उस कंपाउंडिंग के जादू से हमेशा दूर रहेंगे जिसकी बात हमने पहले की थी। चैप्टर 18, जब आप कुछ भी मान लेंगे, When you will believe anything। इस चैप्टर में मॉर्गन हाउसेल एक बेहद ज़रूरी और थोड़ा डरावना सच बताते हैं। वो कहते हैं जब फाइनेंशियल मार्केट्स में कोई बड़ी उथल पुथल होती है, जैसे कोई क्रैश या कोई बूम, तो लोगों को ऐसी कहानियों की ज़रूरत होती है जो उस उथल पुथल को समझाएं। और उस वक्त लोग कोई भी कहानी मान लेते हैं, चाहे वो कितनी भी अजीब क्यों ना हो। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद लोग हर तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज मानने लगे। क्रिप्टो करेंसी के बूम के दौरान लोगों ने ऐसी कंपनियों में पैसे लगाए जिनका कोई बिजनेस मॉडल ही नहीं था, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक कहानी अच्छी लगती थी। मॉर्गन हाउसेल कहते हैं इकोनॉमिक्स की दुनिया में सबसे ताकतवर चीज़ एक अच्छी कहानी है। एक अच्छी कहानी किसी भी डेटा से ज़्यादा असरदार होती है, चाहे वो कहानी सच हो या झूठ। इसीलिए किताब कहती है जब भी कोई आपको कोई फाइनेंशियल अवसर के बारे में बेहद अच्छी और आकर्षक कहानी सुनाए तो 2 कदम पीछे हटिए। सोचिए ये कहानी इतनी आकर्षक क्यों लग रही है? क्या मैं इसे इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि ये सच है, या इसलिए क्योंकि ये वो सुनाती है जो मैं सुनना चाहता हूँ? चैप्टर 19, अब सब कुछ एक साथ, ऑल टुगेदर नाउ। ये किताब का आखिरी चैप्टर है जहां मॉर्गन हाउसेल सब कुछ एक जगह समेटते हैं और अपनी खुद की फाइनेंशियल फिलॉसफी बताते हैं। वो बताते हैं कि वो खुद अपनी ज़िंदगी में इन सिद्धांतों को कैसे अपनाते हैं। पहली बात, वो अपनी इनकम का एक बड़ा हिस्सा बचाते हैं, इसलिए नहीं कि उन्हें किसी चीज़ के लिए पैसे चाहिए, बल्कि इसलिए कि बचत उन्हें आज़ादी देती है। दूसरी बात, वो लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं और उन्हें छूते नहीं, चाहे बाजार कितना भी गिरे या चढ़े। तीसरी बात, वो अपने घर में मॉर्गेज यानी होम लोन रखते हैं, भले ही उनके पास उसे एक साथ चुकाने के पैसे हों, क्योंकि वो उस पैसे को लिक्विड यानी तरल रखना चाहते हैं ताकि किसी भी अनजान आवश्यकता के लिए तैयार रहें। चौथी बात, वो अपनी ज़िंदगी में पर्याप्त की एक सीमा तय कर चुके हैं। वो उससे ज़्यादा पाने के लिए वो रिस्क नहीं लेंगे जो उन्हें वो सब गवा दे जो उनके पास है। किताब के आखिर में मॉर्गन हाउसेल कहते हैं पैसे के बारे में कोई एक परफेक्ट जवाब नहीं है। हर इंसान की ज़िंदगी अलग है, हर इंसान की ज़रूरतें अलग हैं, हर इंसान की कहानी अलग है, लेकिन कुछ बातें सबके लिए सच हैं। बचाइए, धैर्य रखिए, लालच से बचिए और पैसे को अपनी ज़िंदगी का मालिक मत बनने दीजिए। पैसा एक ज़रिया है, मकसद नहीं। निष्कर्ष तो दोस्तों यही था द साइकोलॉजी ऑफ मनी का सार। इस पूरी किताब को अगर एक लाइन में समझाना हो तो वो होगी, पैसे के बारे में अच्छे फैसले लेने के लिए आपको फाइनेंस एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं, बस अपने व्यवहार को समझने की ज़रूरत है। याद रखिए, रोनाल्ड रीड जो एक जैनिटर था, उसने दशकों तक थोड़ा थोड़ा बचाकर और इन्वेस्ट करके $8 मिलियन बनाए, और रजत गुप्ता जो सैकड़ों मिलियन डॉलर के मालिक थे, अपनी लालच की वजह से जेल गए। पैसा कमाना एक स्किल है, लेकिन पैसे के साथ सही व्यवहार करना एक अलग और कहीं ज़्यादा ज़रूरी स्किल है। और वो स्किल आज से, अभी से छोटे छोटे फैसलों से बनती है। अमीर होना वो है जो दूसरों को दिखता है, लेकिन वेल्दी होना वो आज़ादी है जो सिर्फ आपको महसूस होती है। इस हफ्ते अपने खर्चों को देखकर खुद से पूछिए, आप अमीर बनना चाहते हैं या आज़ाद? याद रखिए, असली दौलत वो नहीं है जो आपने खर्च कर दी, बल्कि वो है जो आपने बचाकर खुद को आज़ादी दी। आज रात सोने से पहले सोचिएगा कि आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है या आप पैसे के लिए। दोस्तों, उम्मीद है आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा
या कोई सुझाव देना हो तो हमें ज़रूर बताइए। हमारे बायो में जो लिंक्स दिए गए हैं उनके ज़रिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। और हाँ, अगर आपके मन में कोई ऐसी किताब है जिसका सार आप इस पॉडकास्ट पर सुनना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर बताइए। हम कोशिश करेंगे कि आपकी पसंद की किताब जल्द से जल्द आप तक पहुँचे। जहाँ भी हों, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, सुनते रहिए और ज्ञान का डोज के साथ जुड़े रहिए। अभी के लिए इजाज़त दीजिए दोस्तों, जल्दी ही वापस मिलेंगे।